फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टडी चैनल। और आज के वीडियो में हम जनरल साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम्स, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5, जो कि अम्लीय होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अम्लीय होता है। तो देख लेते हैं पीएच स्केल में कब हम बोलेंगे किस चीज़ को, कौन सा अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन न्यूट्रल है, उदासीन है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। जो पीएच स्केल है हमारी, ये 3 तरीके से वर्क करेगी। सबसे पहले जो 7 0 मतलब 7 पे होगा, उसको हम मान लेते हैं न्यूट्रल। मतलब जो 7 या 7 होगा, सीधा सीधा 7, ना तो 7 के नीचे ना तो 7 के ऊपर, 7 होगा अगर, तो वो जो लिक्विड होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। अगर पीएच लेवल 7 से नीचे आता है, तो जिस चीज़ का हम पीएच चेक कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर 7 के ऊपर बढ़ते हैं, 7 से ऊपर बढ़ते हैं, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब ये चीज़ आती है यहाँ पे एक लार। लार जो है ये कहाँ से एक्सीट होता है? मुंह में होता है। और कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। तो ये भी हो गया। अब लार में एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? टाइलिन पाया जाता है। और टाइलिन जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में ये टाइलिन सहायता होता है। पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके कि ये जो टाइलिन है ये किसका पाचन करता है? तो टाइलिन पाचन करता है स्टार्च का। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब कोशिका की खोज की कहाँ थी इन्होंने? तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी कार्क कैम्ब्रियम में, जो है डेड सेल इन्होंने खोजा था। और ये एक तरीके के मधुमक्खी के छत्ते के तरीके से दिखाई देता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। और एक विज्ञान यहाँ पे छूट रहा है, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनको थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब प्रोटीन का संश्लेषण किस तरीके से करता है? तो आरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? राइबोसोम के साथ मिलके जो है प्रोटीन बनाता है। आरएनए राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बनाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? तो आरएनए का प्रोटीन में बदलने की क्रिया जो है क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ये कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो बताना है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद जो भी विटामिन बचते हैं वो वसा में घुलनशील होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। और जो इनके अलावा है, जैसे ए है, डी है, ई है, के है, तो ये विटामिन वसा में घुलनशील होंगे। बात यहाँ पे बी और सी की आई है, तो जान लेते हैं। बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? थायमीन। बी का रासायनिक नाम थायमीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। और इसके कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन की खोज कब और किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डूबे ने। लाइसोसोम, इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं। और जब ये फटता है तो एसिड से जो है सेल की डेथ हो जाती है।
तो सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर एसिड पाया जाता है और जब इसकी थैली फटती है तो इससे एसिड निकलता है और एसिड से जो है सेल की डेथ हो जाती है, इस वजह से इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? तो क्रोमोसोम का नामकरण किया था वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम एक आनुवांशिक लक्षण, एक तरीके का डीएनए है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। मतलब कोई गुण अब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होगा तो किसके माध्यम से? डीएनए जो कि क्रोमोसोम है उसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो मानव में अगर बात करें तो कुल जो है 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से जो है 22 जोड़े वो ऑटोसोम्स के होते हैं। तो 22 दूना 44, तो ये हो गया ऑटोसोम का। और जो 23वां जोड़ा है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे बात करते हैं मेल फीमेल की, और मेल में अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो हो गया XY, और फीमेल में बात करें तो XX। ये क्रोमोसोम होता है जो मेल फीमेल में अलग अलग होता है। और ये जो 22 ऑटोसोम्स हैं ये मेल और फीमेल में एक तरीके के होते हैं। मतलब जो मेल में 22 ऑटोसोम होगा वही फीमेल में भी होगा, लेकिन जो 23वां जोड़ा होगा वो मेल फीमेल में अलग होगा, और यही लिंग निर्धारण जो है यही करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कब और किसने बनाया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 में बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया और कब दिया? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था और 1953 में दिया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि किस चीज़ के लिए वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था वॉटसन और क्रिक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए तथा बी की खोज की थी मैकुलन ने। बात आई है विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल नाम है इसका रासायनिक। और इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से 2 रोग होंगे। जैसे बच्चों में अगर बात करें तो रतौंधी होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया बच्चों में कौन सा रोग होगा? रतौंधी। और बड़ों में अगर देखा जाए तो जीरोप्थैल्मिया, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और विटामिन अगर बी की बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन की खोज। इंसुलिन की खोज कब और किसने की? तो इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में की थी। देखिए, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो कि बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। मतलब ये बीटा कोशिकाओं से निकलता है, और निकलता कहाँ से? ये अग्नाशय से, पैनक्रियास से। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि निकलता ये अग्नाशय पैनक्रियास से है, और अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है, और ये हार्मोन है एक तरीके का। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है इसकी कमी से। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन प्रोटीन को पाचन और अमीनो अम्ल में बदलता है? कौन प्रोटीन को पाचन और अमीनो अम्ल में बदलता है? तो ट्रिप्सिन बदलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। और टाइलिन किसका पाचन करता है? टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा विज्ञान का जनक। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको और बता दें, जो भी बच्चे MBBS की पढ़ाई पूरी करके जो है आते हैं उनको सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स की प्रतिमा के सामने शपथ दिलाई जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के मल में किस अम्ल के कारण दुर्गंध आती है? तो कौन सा अम्ल है वो? इंडोल तथा स्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण जो है मल में दुर्गंध आती है। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो रुधिर में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर को ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं वो 3 तरीके के। कैसे? पहला फूड जो हम खाते हैं वो ऊर्जा के लिए खाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। पहले फूड क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। और इसमें क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट और आएगा फैट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, बॉडी रिकवर के लिए, बॉडी बिल्ड करने खाते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड खाते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटीन। मतलब जिस फूड में प्रोटीन होगा वो बॉडी को बिल्ड करने का काम करेगा।
दूसरा हो गया प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिजीज, मतलब हमें डिजीज से अगर बचाना है तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, विटामिन। फिर से देख लेते हैं, जो हम फूड खाते हैं वो 3 तरीके कैटेगराइज होता है। फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ऐसा फूड जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा आता है बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब ऐसा फूड जो बॉडी डेवलप करता है, बॉडी को डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, तो वो प्रोटीन है। और तीसरा हो गया प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, हमको बीमारी से जो बचाता है, वो कौन है, विटामिन रिच फूड। तो मतलब ऐसे फूड जिनमें विटामिन पाया जाता है, उनको खाने से हमारा शरीर जो है वो रोगों से लड़ सकता है, उसकी क्षमता मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। एक चीज और देख लेते हैं, बात आरबीसी की है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, रेड ब्लड कार्पसेल्स। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसेल्स। और ये जन्म कहाँ से होती है, आरबीसी जो निकलती है ये जिनका जन्म होता है अस्थि मज्जा से। कहाँ से जन्म होता है, अस्थि मज्जा से ये जन्म होता है। और इनकी जो साइकिल होती है वो 120 दिन, मतलब 120 दिन तक ये जिंदा रहती है। उसके बाद ये प्लीहा, इस प्लीन में जाके इनकी डेथ हो जाती है। और जो आरबीसी जो कण होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी, वो यकृत में जा करके नष्ट कर दिए जाएंगे, यकृत के द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाएगा। अब बात करें तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत, इसमें कई चीज, जैसे जो हमारी नलिकाओं में रक्त बह रहा है, वो रक्त नलिकाओं में ना जमे उसके लिए जो हिपैरिन, याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन, हिपैरिन जो प्रोटीन है वो भी कहाँ बनता है, वो भी प्रोटीन बनता है यहाँ पे यकृत में। और जब हमें चोट लगती है तो जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, जो प्रोटीन, कौन सा, प्रोथाम्बिन। प्रोथाम्बिन प्रोटीन भी जो है कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। एक चीज और जान लीजिए आप कि लीजिए आरबीसी की बात है, तो आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है। और रेड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के शॉर्ट में लिखते हैं एचबी। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है, शरीर में भोजन का पाचन मुंह से आरंभ होता है। मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। तो त्वचा में 3 लेयर होता है, ऊपरी परत को एपिडर्मिस, बीच वाली को मेसोडर्मिस, और जो लास्ट में है एंडोडर्मिस। तो ये नाम से ही कंफर्म हो जाएगा कि ऊपर वाले को एपिडर्मिस, बीच वाले को मेसोडर्मिस, और लास्ट वाले को एंडोडर्मिस। तो ये होगी 3 लेयर त्वचा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो शरीर की रक्त नलिकाएं हैं उनमें जो रक्त ना जमे उसके लिए कौन रोकता है, हिपैरिन। और हिपैरिन बनता कहाँ है, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। दूध को फाड़ने तथा थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, रेनिन करता है। यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि जो फूड हम खाते हैं जब वो स्टमक में आता है, तो यहाँ पे जो है जो 2 तरह के प्रोटीन आते हैं, एक तो वो जो भोजन से प्रोटीन मिलेगा हमें, और एक प्रोटीन वो जो दूध से प्रोटीन मिलेगा। तो जो दूध से प्रोटीन मिलेगा केसीन, उसको जो पाचन करने का काम करेगा वो कौन करेगा, रेनिन करेगा। लेकिन जो भोजन से प्रोटीन आएगा उसको जो पाचन उसका पाचन कौन करेगा, पेप्सिन करेगा, उसका पाचन कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है तंत्रिका कोशिका। कौन शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, तो शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है माल्टोज। जब एक शर्करा ग्लूकोज में बदलती है तो 2 ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 22 जोड़े जो है वो ऑटोसोम्स के, मतलब ये 44 हो गए। और एक 23वां जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिका का ईंधन कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से कोशिकाओं को ग्लूकोज मिलता है। मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्रावित होता है, मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर जो है ये लार स्रावित होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।